हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो मेरी जर्नी है उसकी बात करेंगे एंड SOIC कैसे बॉर्न हुआ एंड मेरी जर्नी की क्या 5 की लर्निंग्स है उसकी भी साथ साथ बात करेंगे। तो मेरी जर्नी बेसिकली जो स्टॉक मार्केट्स के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दैट वाज वे बैक इन 2007 एंड 2008। उस टाइम पे मैं स्कूल जाता था एंड उस टाइम पे जब मेरी पूरी फैमिली है वो उस टाइम पे इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि आज हाइंडसाइट में बोलना आसान है कि बहुत बड़ा एक वहाँ पे उस टाइम पे स्टॉक मार्केट का वो बना हुआ था बबल, क्योंकि 2003 से लेके 2008 तक वो एक बहुत मैसिव रैली आई थी। एंड 2007 में क्या होता था कि जब मैं स्कूल से घर आता था काफ़ी बारी, तो अगर मेरे जो पेरेंट्स भी हैं या फिर अगर मेरे जो मेरे चाचा चाची भी है तो कभी कभी मैं उनके रूम में बैठा होता था, तो कभी अगर वो यहाँ वहाँ जाते थे तो मेरे को बार बार पीछे से बोल के जाते थे इस कंपनी का जब भी स्टॉक प्राइस का जो टिकर है टीवी पे रिफ्लेक्ट करे तो उसका प्राइस यहाँ पे एक बारी नोट कर लियो, मैं बाद में आके देख लूंगा या देख लूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड 2008 में जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स करी तो उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं पता था कि मार्केट कोलैप्स कर गई है, बट घर के अंदर काफ़ी ऐसा माहौल बन गया था जैसे को बहुत कुछ खराब हो गया, क्योंकि उस टाइम पे आज भी जब मैं बात करता हूँ अपने फादर से तो उस टाइम पे आईपीओ में अप्लाई करा था रिलायंस पावर के, सुजलॉन के अंदर इन्वेस्ट करा था, लैंको इंफ्राटेक में इन्वेस्ट करा था, जो आज कंपनी इक्विटी जिसकी पूरी डीलिस्ट हो चुकी है, राइट। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो पूरे वाइप ऑफ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डेट। एंड साथ साथ एक जो बिल्डिंग कंपनीज थी उनमें भी 2-3 में इन्वेस्ट करा था। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उस टाइम के हमारे पास जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके कुछ वो पड़े हुए हैं स्टॉक्स एंड HDFC बैंक के पड़े हुए हैं। तो वहाँ से एक ये अप्रिसिएशन ज़रूर आता है जब आज मैं उनको देखता हूँ कि HDFC बैंक ऑलमोस्ट वहाँ से 14-15x हो रखा है, वेराज अगर मैं उसके स्टॉक देखता हूँ रिलायंस के तो वो भी ऑलमोस्ट वहाँ से 8-11x के आसपास हो रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन आती है कि टाइम इज़ द फ्रेंड ऑफ अ गुड बिजनेस एंड द एनिमी ऑफ अ बैड वन। बैड वन क्या था? लैंको जैसे बैड बिजनेसेस थे जिनकी इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी वाइप ऑफ हो चुकी है, माने जो शेयर्स है डीलिस्ट हो चुके हैं। तो ये तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2015 के अंदर आके व्हेन आई गॉट वेरी वेरी फैसिनेटेड विद स्टॉक मार्केट्स, तो फैसिनेशन का एक ही रीज़न था, एक तो ये 2008 का एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, साथ साथ जो मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स के टीचर थे वो मेरे को बार बार बताते थे स्टॉक मार्केट्स के बारे में। उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन रहती थी इकोनॉमी बारे में एंड जनरली स्टॉक्स के बारे में। तो वो मेरे को बताते थे कि बिजनेसेस कैसे चलते हैं, स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, IPOs क्यों आते हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनके साथ डेवलप हो रही थी। बट पोस्ट जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो ऑलमोस्ट कॉलेज के सेकेंड या थर्ड ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 2015 के अंदर आसपास, तो तब मेरे 1-2 दोस्त थे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे एंड वो वॉरेन बफेट को बहुत फॉलो करते थे। तो वहाँ से पहले तो मैं सोचता था वॉरेन बफेट है कौन, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है। पर उन्होंने जब मेरे को आर्टिकल्स भेजने स्टार्ट करे, वीडियोस भेजनी स्टार्ट करी, देन आई गॉट वेरी वेरी इंटरेस्टेड। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बुक्स भी शेयर करी थी। फर्स्ट बुक जो आज तक मैंने इसके अंदर पढ़ी थी स्टॉक मार्केट्स में, उसका नाम है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। एंड साथ साथ एक चार्ली मंगर की भी बुक होती थी, चार्ली मंगर द मेकिंग ऑफ अ स्मार्ट इन्वेस्टर, और ऐसे करके कुछ उसका नाम होता था, जो मैंने एक बारी पढ़ी थी। तो ये तो मेरे को अच्छे से याद है, पहली 2 बुक्स थी। एंड इसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने ऑनलाइन जाके काफ़ी कोर्सेज ढूंढे, मैंने साथ साथ यहाँ दिल्ली के अंदर या फिर ऑल ओवर इंडिया भी, पैन इंडिया भी काफ़ी सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की वर्कशॉप्स भी अटेंड करी। यहाँ तक 2017, 2018, 2019 तक भी कभी मैं बैंगलोर में वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, कभी मैं कोलकाता जाने का प्लान करता था। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्ट बिल्ड हो रहा था। तब वहाँ पे ऑलमोस्ट 2015 में तो जो मेरे फादर है उनके साथ एक और कॉन्वर्जेशन हुई कि आपका जो एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट में, क्या ज़रूरी है कि मेरा भी वही एक्सपीरियंस होएगा। तो एक्चुअली उन्होंने मेरे को काफ़ी इंकरेज करा कि एक्चुअली में तेरे को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। जो हम लोगों ने करा था, जो भी ब्रोकर है उसके कहने पे करा था, तेरे को इंडिपेंडेंटली एक बार खुद इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, तू नहीं सीख पाएगा, राइट, पर एटलीस्ट तू ये तो नहीं बोलेगा कि तूने ट्राई नहीं करा। तो 2015 में आई गॉट वेरी वेरी फैसिनेटेड बाय द एंड ऑफ 2015 एंड 2016 के अंदर बुक रीडिंग की मेरी शुरू से ही काफ़ी आदत थी। तो मैं पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इन सब की बुक्स काफ़ी पढ़ता था। तो 2016 में काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड थ्रू आउट द ईयर आई मस्ट हैव रेड क्लोज टू 40-45 बुक्स ऑन इन्वेस्टिंग। 2016 के अंदर एंड 2017 के अंदर भी यही था। देन 2016-2017 में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था एंड मैं देख रहा था एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने जब इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग पढ़ी तो मैंने पढ़ा बेंजामिन ग्रेहम बारे में। जब आगे मैंने सिमिलर इन्वेस्टिंग ट्राई करी इंडिया में, तब मेरे को पता लगा कि एक्चुअली में इंडिया में ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही। तो एक्चुअली मेरे जो
मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड थे इनमें कमी थी, जो मेरा मैप्स ऑफ रियलिटी थे इनमें कमी थी। तो उस टाइम पे मैं उस टाइम पे ट्विटर पे रिसेंटली ज्वाइन करा था एंड लिंक्डइन पे भी देख रहा था, तो वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई। तो दिल्ली के अंदर ग्रीन पार्क में एक वैल्यू इन्वेस्टर है बाय द नेम ऑफ आशीष किला, जो परफेक्ट रिसर्च करके एक पूरा उनका एक फैमिली ऑफिस है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि जैसे उनके पास मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा तो वहाँ पे हमारा एक MCQ भी हुआ था अकाउंटिंग का, तो उसमें टचवुड तो काफ़ी अच्छा स्कोर आया एंड इंटरव्यू भी हुआ। तो इंटरव्यू में भी उनको जो फ्रेमवर्क ऑफ माइंड था आई थिंक अच्छा ही लगाएगा, इस वजह से सिलेक्ट कर लिया। पर उनके साथ एक रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या आया कि एक इन्वेस्टर, इंडिया का इन्वेस्टर एक इंडियन इन्वेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में सोचता कैसे, तो उनसे ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी। एंड स्पेशली जो उनके साथ एक लर्निंग थी कि हम शाम को 6 से 7 बैठ के सर साथ हमेशा जो भी हमारी इन्वेस्टिंग की बातें होती थी या जो आज हमने पढ़ा इन्वेस्टिंग बारे में या बिजनेस बारे में, वो डिस्कस करते थे। एंड सर का ऑलरेडी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस एक काफ़ी इनवैल्यूएबल था सीखने के लिए। फिर साथ साथ जब मैं वर्कशॉप्स पे भी जा रहा था बाहर, तो बैंगलोर में भी मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी थी, तो वहाँ से 1-2 मेरे दोस्त भी बने जिनके थ्रू मैं कंपनी के प्लांट विजिट्स पे जाने लग गया। एक तो वहाँ पे बेसिकली सिंगापुर के अंदर काम करता था एक फंड मैनेजर पास, एंड वो अभी भी अपना एक ऑफशोर फंड चलाता है। तो उनके साथ मैं कभी कभी स्कटल बट करने कंपनीज के प्लांट विजिट पे भी चले जाते हैं, एंड जो मैनेजमेंट है उनके साथ भी कभी कभी मीट हो जाती थी उनके थ्रू। तो ये तो बिगिनिंग थी जर्नी की। तो 2017 में आके जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट हुई। एंड इसके बाद जो मेरी टॉप 5 की लर्निंग्स है मैं आपकी इनके बारे में बात करूंगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि SOIC स्टार्ट करने का रीज़न क्या था। तो टोटल में अभी क्यूमुलेटिव इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरे को ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का है, एंड जो हार्ड कोर इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है वो मोर देन 4 ईयर्स का है, जिसमें मैंने खुद थीसिस बना के डिफरेंट कंपनीज लिए हैं। बट एक चीज़ ज़रूर थी जर्नी में कि मैंने डिफरेंट बिजनेसेस बारे में पढ़ना नहीं छोड़ा, एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने भी अच्छे सोर्सेज थे, मैंने उनसे ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करी। तो फर्स्ट की लर्निंग जो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी में रही है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली में इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ की जो रियलाइजेशन है मेरे को आज आती है, क्योंकि 2017-2018 में जब अब मैं अपने पोर्टफोलियो का साइज देखता हूँ, आज मेरे एक दिन की जो वॉलिटिलिटी है पोर्टफोलियो की, वो 2017-2018 के पूरे पोर्टफोलियो का साइज होता था। दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बार बार जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, वो बुक में हमें यही बताते हैं कि व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कि अगर आप एक टास्क में कंसिस्टेंट रहेंगे, और अगर आप ये टास्क ऐसे नहीं करेंगे कि अगर आज मेरे को पतला होना है तो आज ही मैं सारा वर्कआउट कर लूंगा, पर अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6-7 मंथ्स में आप अपना जो वर्कआउट है उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, आप जंक फूड कम खाएंगे, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। जो वॉरेन बफेट भी है वो भी हमें बार बार यही चीज़ बताते हैं कि उनकी वेल्थ का रीज़न क्या है, कि एक तो वो वहाँ पे रहते हैं US में, देन उनके लकी जीन्स हैं, एंड फाइनली he has compound interest working for him. And even Charlie Munger tells us that you don't have to be brilliant, you just have to be a little bit wiser than the other guys on an average for a long period of time. क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, that future value is equal to present value into 1 plus r raised to the power of n. That is कि आगे क्या होने वाला है, that is the future value. प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। देन सेकेंडली रेट क्या है कि किस रेट पे मैं कंपाउंड करूँ या किस रेट पे मैं बेसिकली अपने आप को इंप्रूव कर पा रहा हूँ। एंड रेज टू द पावर ऑफ n क्या है कि मैं कितने समय के लिए वो काम कर पा रहा हूँ। इस फॉर्मूला को अगर आप अपने सामने कभी बोर्ड पे लिख के देखिए, या इस फॉर्मूला को आप अपने सामने कभी एक अपने जो नोटबुक है उसके अंदर लिख के देखिए, एंड देन एक बार बैठ के सोचिए इस फॉर्मूला बारे में कि आपकी लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप अपने दोस्तों साथ भी अपना कंपैरिजन अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर कोई दोस्त किसी प्रोफेशन में अच्छा हो रहा है या कोई दोस्त किसी प्रोफेशन में अच्छा हो रहा है, तो उसका प्योर रीजन ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो स्टॉक मार्केट में फर्स्ट की लर्निंग यही थी कि ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाना है जहां पे री इन्वेस्टमेंट मोड हो। एक्चुअली पहले बिगनिंग में 2015-2016 में जब कोई एक यंग वैल्यू इन्वेस्टर आता है इन मार्केट्स के अंदर, तो वो बेंजामिन ग्रेम को पढ़ता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग पढ़ता है, उसके दिमाग में एक फ्रेमवर्क सेटअप होता है कि 8 या 7 की पी बढ़िया होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट के अंदर सोशल प्रूफ सही काम करता है। सोशल प्रूफ माने दैट द ऑडियंस इज राइट, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट, दैट द क्राउड इज राइट। एक्चुअली में 99% ऑफ द टाइम्स क्राउड इज राइट। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग इज जस्ट अ लेबल
कि आपको कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करनी है, बट हार्डली आज तक मैं 200-300 इन्वेस्टर में से एक या दो कोई कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर ढूंढ पाया हूँ। एक्चुअली उसके रीजनिंग है वो अलग होती है, बट जो बिगिनिंग इन्वेस्टर होता है वो एक पी रेशियो से बहुत इन्फैचुएटेड होता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस जो एक सिंगल डिजिट पी पे मिलते हैं उनमें लेगेसी मोट होता है। लेगेसी मोट माने कि वो अपने प्रॉफिट्स को लेकर री इन्वेस्ट नहीं कर पाते बिजनेस में। स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या है कि बेसिकली इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग कंपनीज के अंदर हो रही है कि कंपनीज इंट्रिंसिकली और मुनाफा कमाती हैं या और प्रॉफिट्स कमाती हैं एंड उस प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर पाती है। यहां पे मैं आपके साथ एग्जांपल लेता हूं डीवीज लेबोरेटरीज का। नाउ लास्ट 20 इयर्स से बिजनेस एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पीरियड से जा रहा है। ऐसा क्यों है? पहला रीजन है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी ह्यूमंगस है। सेकेंड रीजन क्या है कि अपने ग्रॉस ब्लॉक में री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली हम ऐसे ही पैटर्न्स ढूंढते हैं और भी छोटे बिजनेसेस पे या और भी जो छोटे मिड कैप्स है उनके अंदर। तो पहली की लर्निंग ये थी कि री इन्वेस्टमेंट मोड इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अ लेगेसी मोड, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट मोड में ही आपकी एक्चुअली में कंपाउंडिंग हो सकती है। एंड एक्चुअली में दिस इज टाइड अप टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट. When the nature of market is a growth market, then you actually have to do growth investing. And value investing and growth investing में ज़्यादा फर्क नहीं है. All intelligent investing is value investing. तो आप तभी भी आप ज़्यादा आप अपनी वैल्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कंपनीज की जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है यही काफ़ी बड़ी हो जाती है. सो दिस वॉज माई फर्स्ट की लर्निंग कि काम क्या करते हैं चीज़ यहाँ पे. सेकेंड की लर्निंग इज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने काफ़ी मतलब लास्ट 2.5 ईयर्स में रियलाइज करी है कि साइजिंग इज खास बाकी सब बकवास. क्या माने मतलब इसका कि पोजीशन साइजिंग इज खास बाकी सब बकवास. माने कि आप एक स्टॉक में कितना परसेंटेज एलोकेट करते हैं, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. जो बिल रोहन है उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी. तो ये बेसिकली जो वॉरेन बफेट है उनके फ्रेंड होते थे, एंड जब इनकी पार्टनरशिप बंद हुई थी वॉरेन बफेट की, तो उन्होंने अपने जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो चार्ली मंगर के भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने ये रिकमेंड करा था कि जो बिल रोहन की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है आप इसको ज्वाइन कर लो. आई थिंक ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सेकोवा फंड. एक टाइम पे आई थिंक 35% के आसपास जो बर्कशायर हैथवे में इनकी होल्डिंग भी होती थी 2001 एंड 2002 के अंदर आसपास. तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी कि एक्चुअली में एक जो एवरेज इन्वेस्टर है उसके लिए अगर वो 8-9 बिजनेसेस को बहुत डीपली इन डेप्थ पढ़ ले एंड उसके बाद वो बिजनेसेस खरीदे तो उसके ऑड्स ऑफ सक्सेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो पोजीशन साइजिंग का क्या मतलब है? आज में से काफ़ी इन्वेस्टर्स से बात होती है. तो कोई इन्वेस्टर मेरे को कहता है कि मेरा इसमें मल्टी बैगर बना. एक इन्वेस्टर से तो बात हुई थी, वो मेरे को 20-25 मल्टी बैगर बता चुका था. तो आखिर हार के मैंने उससे पूछा कि आपकी एलोकेशन कितनी थी इनमें. तो उसने बोला कि यही प्रॉब्लम थी कि एक में 1.5% डाला था, एक में 1% डाला था, एक में 2% डाला था. तो प्रॉब्लम क्या होती है? सपोज करते हैं आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है एंड 100 रुपये के पोर्टफोलियो में अगर आपने 2 रुपये लगा रखे हैं कंपनी में बाय द नेम ऑफ RACL गेयरटेक, अगर वो कंपनी आज यहाँ से 400% भी ऊपर जाती है तो एट दी एंड जो अगर आपने 2 रुपये लगाए थे अगर उस पर आपको 8 रुपये और मिले तो पोर्टफोलियो लेवल पे आपका कितना रिटर्न एक्स्ट्रा आया? दैट इज 8%. माने 100 रुपये लगाए थे एंड उस पर 8% ही एक्स्ट्रा मिला. वेराज एक और कंपनी थी जिसके अंदर आपकी इन डेप्थ कन्विक्शन थी, उसमें आपने पोर्टफोलियो का 10 रुपीज़ डाला था एंड ये 10 रुपीज़ वहाँ से 400% ऊपर जाता है. तो बेसिकली जो 10 रुपीज़ है वो 50 रुपीज़ के आसपास बन जाता है. अब इस सिनारियो के अंदर क्या होता है आपका कि 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ बना तो 100 रुपीज़ का जो पोर्टफोलियो था, अज्यूमिंग कि बाकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स हिल नहीं रहे, तो आपका 100 रुपीज़ का पोर्टफोलियो 140 रुपीज़ का हो जाता है. तो माने 40% का गेन. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग थी कि साइजिंग इज खास बाकी सब बकवास. जो भी बोलता है मल्टी बैगर करा, ये करा, वो करा, उससे एक ही क्वेश्चन पूछो साइजिंग क्या थी. अगर 1% एलोकेशन थी तो 1% एलोकेशन में पता नहीं मेरी वॉचलिस्ट में कितने मल्टी बैगर्स बन चुके हैं. एक्चुअली में रियल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इज, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, अगर जब आप जीत रहे हैं, लाइक व्हेन यू आर विनिंग हाउ मच यू आर विनिंग एंड व्हेन यू आर लूजिंग हाउ मच यू आर लूजिंग. एंड एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको यहाँ पे एक चीज़ तो रियलाइज करनी पड़ेगी कि हर चीज़ आपके यहाँ पे विनर्स नहीं होने वाली. यू विल नेवर एवर गेट ऑल दी विनर्स इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी. कुछ लूजर्स भी मिलेंगे आपको ज़रूर यहाँ पे. तो मैं कैसे मैं अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे करता हूँ? तो बेसिकली मेरे पास जो 8 स्टॉक्स ऑफ माई पोर्टफोलियो हैं दैट विल बी 80% ऑफ द पोर्टफोलियो. जो बाकी रिमेनिंग बेसिकली जो बाकी रिमेनिंग 5 to 7 स्टॉक्स हैं वो बाकी के 20% के अंदर आते हैं.
एंड उसमें भी मैं इसलिए 20% के अंदर डाल के रखता हूँ कि उसके अंदर मैं कुछ नया नया सीख रहा होता हूँ। कभी मैं कोई डिफरेंट कंपनी पढ़ रहा होता हूँ उस टाइम पे, कभी मैं एक ही दम डिफरेंट सेक्टर में चले जाऊँगा वहाँ पे कुछ सीखने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे आइडिया वहाँ से काफ़ी आते हैं। अगर कोई वहाँ पे एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे कर ले तो मैं वहाँ से स्केल कर देता हूँ। तो साइजिंग इज एक्चुअली में खास बाकी सब बकवास है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग ये कि यू हैव टू एक्चुअली फाइंड कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करती है। अगर एक्चुअली में आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के लिए हो तो आई थिंक इफ यू आर ऑल्सो एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड अगर आप डीप रिसर्च कर सकते हो तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए, दैट इज 10 to 15 स्टॉक्स पोर्टफोलियो। पर अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम है तो आई थिंक लाइक इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी, क्योंकि एट दी एंड आपको अपने खर्चे कम करने हैं, जो सेविंग्स है उसको बढ़ानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपके फेवर में काम करते ही जाएगा। थर्ड की लर्निंग यहाँ पे क्या रही है कि एक्चुअली में ये बहुत लोग नहीं समझ पाते कि इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हर चीज में एक रिस्क और रिवॉर्ड है, तो एवरीथिंग इज एक्चुअली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर हियर। तो आप काफी लोग इस टाइम पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा लोग कब कंफ्यूज होते हैं? वैल्यूएशंस में। सेकेंडली लोग यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सबको लगता है कि एक प्रिसाइज साइंस है कि यहाँ पे अगर मैं 1+1 करूंगा तो 2 आंसर आएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे आपका एक माइंडसेट ही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। यू हैव टू बी ओपन टू चेंज। कभी कभी नए नए फैक्ट्स भी आ जाते हैं। रिसेंटली मैं अपना एक आपको एग्जांपल देता हूँ। तो प्रॉबेबली मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ कि जो एंटी थीसिस पॉइंटर्स हैं किसी भी बिजनेस में, मैं उनको हमेशा इन हैंड रखता हूँ, क्योंकि एंटी थीसिस ही आपको बचाती है। जो आप नहीं करते वो ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू जो आप करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। तो रिसेंटली एक गोल्ड फाइनेंशियर है जिसका रिसेंटली रिजल्ट भी आया था। तो इस बिजनेस में आया, मतलब हम लोगों ने इन्वेस्ट करा था जब ये 7-7.5 की पी रेशियो पे था, 7.5-8 की पी रेशियो पे। बट प्रॉब्लम क्या हुई इस बिजनेस के अंदर कि दे स्टार्टेड लूजिंग मार्केट शेयर। तो इनके जो कंपेटिटर्स हैं वो अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रख रहे थे, एंड एक्चुअली में उनका रिजल्ट भी काफी टेरिफिक आया इनके कंपेटिटर्स का। पर ये कंपनी मार्केट शेयर लूज करना स्टार्ट कर गई। तो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा हमेशा एंगल क्या रहता है कि मैं वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टर हुई नहीं, मेरे को बिजनेस हमेशा अच्छा चाहिए। वैल्यूएशन में थोड़ा सा पे अप भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यूएशन भी हमें अट्रैक्टिव नो डाउट चाहिए। बट अगर सिर्फ वैल्यूएशन मिल रही है और बिजनेस भी खराब हो रहा है तो आई थिंक दैट एंड्स अप बिकमिंग अ वैल्यू ट्रैप। तो इस वजह से इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज वहां पे ऑड्स आपके अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की लर्निंग क्या है मेरी आपके लिए कि इफ यू लर्न टू प्ले पोकर, तो पोकर एक ऑनलाइन गेम है एंड पोकर काफी लोग ऑफलाइन भी खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पोकर इज अ गेम ऑफ स्किल। पोकर हो गया या ब्रिज हो गया, जैसे जो वॉरेन बफेट है वो बहुत ज्यादा ब्रिज खेलते हैं। तो आपको ये एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट देगा कि 10 में से आप 6 या 7 बारी भी अगर राइट हो गए तो आपके लिए मोर देन इनफ है। 2-3 बारी आप रॉन्ग जरूर होंगे, एंड अगर आप 6-7 बारी राइट हुए तो आप कितना राइट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स एज वेल। एक और आपको इंटरेस्टिंग केस स्टडी दूं तो लाइक ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स में, तो आई थिंक लास्ट 1 ईयर के अंदर ही एक बिजनेस है बाय द नेम ऑफ हाइकल, जो एक हाइब्रिड सीडीएमओ है। इस बिजनेस को मैं ऑलमोस्ट 27-28 मंथ से ट्रैक कर रहा हूँ। तो एक बारी मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसके अंदर इन्वेस्टेड भी था, पर वहां पे क्या हुआ कि मैनेजमेंट के जो डिस्क्लोजर्स थे वो खराब थे। तो मैनेजमेंट के यहाँ पे फ्लड आया था, मैनेजमेंट ने बताया नहीं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू सेल द स्टॉक, क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे डिस्क्लोजर्स अच्छे नहीं है। बट यहाँ पे बिजनेस शुरू से अच्छा था, क्योंकि 20 साल का इनका जो यूएस एफडीए का ट्रैक रिकॉर्ड था, दैट वाज वेरी टेरिफिक। तो यहाँ पे रिसेंटली इनके डिस्क्लोजर्स इंप्रूव हुए हैं एंड दे हैव आल्सो अनाउंस्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दैट वाज द पीरियड व्हेन आई रियली चेंज्ड माय माइंड अबाउट अ बिजनेस, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे नथिंग इज कास्ट इन स्टोन, माने यहाँ पे कोई भी चीज पत्थर में नहीं लिखी हुई। यहाँ पे चीजें चेंज होती रहती है, क्योंकि बिजनेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आप बिजनेस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करेंगे तभी आप पूरा प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट लगा पाएंगे कि कितना रिस्क है इस बेट में एंड कितना रिवॉर्ड है। बार बार इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट जस्ट अ गेम ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड कितना आप सही हो रहे हैं यहाँ पे एंड कितना गलत हो रहे हैं, एंड कितना विन कर रहे हैं जब आप सही हो रहे हैं एंड कितना आप हार रहे हैं जब आप रॉन्ग हो रहे हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड दिस वॉज माई थर्ड की लर्निंग। यहाँ पे एक पर्पस क्या था एसओआईसी को स्टार्ट करने का कि जितने भी मैंने भी कोर्सेज करे, जितनी भी मैंने इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ी, तो यहाँ पे एक जो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट है ये नहीं आ पाया, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे कोई केस स्टडीज के थ्रू अपनी लर्निंग्स इंपार्ट नहीं कर रहा था।
तो जो मैंने कहा हमारा जो कोर्स बना है एसओआईसी का, दैट इज प्योरली बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ केस स्टडीज, एंड इसमें लाइव केस स्टडीज भी काफ़ी सारी होती हैं। तो बार बार जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो लाइव केस स्टडीज है शेयर भी करते रहता हूँ, एंड जो हमारा एक डिस्कशन फोरम है उस पर जो लाइव केस स्टडीज है उनकी बार बार बात भी होती रहती है। आई थिंक बिकॉज मार्केट इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम, कि यहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहती है, बिजनेसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहती हैं। तो जो भी साथ साथ हमारे ट्राइब मेंबर्स जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो भी तभी सीख पाते हैं जब डिफरेंट सिचुएशंस में जो क्या हम लोगों की जो थीसिस है लर्निंग की या क्या एंटी थीसिस है वो भी उस टाइम पे वो समझ पाते हैं। एंड साथ साथ एक और पर्पस क्या था कि डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करके वी ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड आवर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो लास्ट 6-7 मंथ्स में हमने जो एपीआई सेक्टर है उसके ऊपर करा, इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस पे करा, ब्रूमीन सेक्टर के ऊपर करा, केमिकल सेक्टर के ऊपर वेबिनार भी करा था, यहाँ तक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे भी करा था। एंड दिस टाइम हम लोग क्या चैलेंज ले रहे हैं एसओआईसी मेंबर्स के लिए, एंड आप इस इवेंट के लिए सेपरेटली भी रजिस्टर कर सकते हैं कि इस टाइम हमने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्टर है इंश्योरेंस का, जिसमें जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसका हम 29 अगस्त को एंड 5 सितंबर को वेबिनार कर रहे हैं इन 2 पार्ट्स, ताकि हम लोग भी अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सपैंड कर पाए एंड साथ साथ हम लोग एक दूसरे के साथ लर्न कर पाए। तो दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग एसओआईसी, कि न्यू लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर भी हो पाए। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन द मेंबरशिप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ की लर्निंग। तो फोर्थ की लर्निंग में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉलेटिलिटी इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द गेम। तो वॉलेटिलिटी इस गेम का पार्ट है एंड यू हैव टू लर्न टू लिव विद वॉलेटिलिटी। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। तो APL अपोलो करके इज वन ऑफ द बिजनेसेस एंड फुल्ली लाइक एज अ डिस्क्लोजर एज वेल, वी स्टिल ओन द बिजनेस एंड आई थिंक ऑलमोस्ट दिस हैज बीन आवर लॉन्गेस्ट स्टॉक होल्डिंग। तो APL अपोलो 2017-2018 में इस बिजनेस के अंदर एक स्टील की जो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर एक साइकिल आती है छोटी छोटी। जब स्टील की प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी जो रियलाइजेशन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका जो EBITDA पर टन है वो भी बढ़ जाता है। लास्ट ऐसा 2017-18 के अंदर हुआ था, एंड 2018-19 के बीच में जब HRC के प्राइसेस गिरने लग गए तो दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग इन्वेंट्री लॉसेस, एंड बार बार जो इनका EBITDA पर टन था वो भी काफी सबड्यूड आ रहा था, 2000 से 2200 के बीच में आ रहा था, 2300 के आसपास, 2200 to 2300 के आसपास। पर एक्चुअली में बिजनेस वाज अ शैलो सिक्लिकल बिजनेस, एंड बिजनेस के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेजेस थी, एक स्केल की एंड बीइंग द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि कंट्री में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यही था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या थी कि जो बिजनेस है 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन लगता था कि कभी ना कभी तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसकी रिकवरी आएगी, एंड बिजनेस का जो EBITDA पर टन है कभी ना कभी एक वर्चुअस साइकिल भी इसके अंदर जरूर आएगी। पर ड्यूरिंग दिस टाइम, ट्रुथ टू बी टोल्ड, इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू होल्ड दिस, बिकॉज जब वॉलेटिलिटी आई तो स्टॉक फेल बाय 30 to 35%। आई थिंक 2019 के अंदर ही स्टॉक 35% के आसपास डाउन था। 2020 के अंदर अगेन जब इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुई इन्वायरमेंट के अंदर, तो 2020 में 23 मार्च में कोविड क्राइसिस भी आया, उस टाइम पे भी स्टॉक ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन आ चुका था। बट अगेन वहां से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्रॉम द डाउन्स द स्टॉक इज ऑलमोस्ट अप बाय 8 to 9x, एंड मेरे होल्डिंग पीरियड में वी हैव मेड ऑलमोस्ट 6.5 बैगर ओवर हियर, तो माने 650% का रिटर्न है। पर अगर मैं इस रिटर्न को देखूं तो 2018 to 2020 के बीच में इतना ज्यादा कुछ नहीं था, बट विद इन 1 ईयर इट वेंट अप बाय 6.5 टाइम्स। एंड अगर हम इस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो पैट एक्चुअली में ग्रो करे। तो माने अगर हम इस बिजनेस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बार यहाँ पे देखते हैं तो पैट इस कंपनी का ऑलमोस्ट 158 करोड़ से होल्डिंग पीरियड के अंदर ही 500 करोड़ आ चुका है, माने इट इज बैक्ड बाय अर्निंग्स। एंड एक्चुअली में उस टाइम पे जब पी रेशियो भी अगर हम देखें तो इसकी पी रेशियो भी 14-15 टाइम्स की थी एट द टाइम ऑफ बाइंग। करंटली पी रेशियो भी 40-44 टाइम्स के आसपास आ चुकी है। सेकेंड की लर्निंग यहाँ पे क्या रही इसके अंदर ही इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जब वहाँ पे वो बिजनेसेस कमोडिटी बिजनेस देखे जाते हैं मार्केट की तरफ से, बट एक्चुअली में वो प्योरली कमोडिटी बिजनेसेस नहीं होते, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन पार्ट भी होता है एंड उसमें कुछ जो कमोडिटी पार्ट है वो भी होता है। तो यहाँ पे जो दीपक नाइट्राइट है उसकी एक केस स्टडी है। तो दीपक नाइट्राइट इज ऑल्सो वन सच बिजनेस जिसके अंदर हमें लगता था इवन दो इसके अंदर एक कमोडिटी एलिमेंट है, पर हमारी शुरू से थीसिस ये रही है कि जब वो कमोडिटी एलिमेंट लग जाएगा तो उससे वो डाउनस्ट्रीम जाने लग जाएंगे। बट एक्चुअली में एज अ लाइक वी एक्चुअली बिकेम लकी इन दिस कंपनी कि जो कमोडिटी एलिमेंट है उसके अंदर ही इतना अच्छा मार्जिन बनने लग गया
कि हमें टोटल ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वही इतनी फास्ट दिखने लग गई। अगर हम कंपनी का पैट देखते हैं तो लास्ट 4-5 ईयर्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 79 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट आ चुके हैं। So this is also one key learning in terms of hits and even in terms of volatility as well. अगर volatility होती है तो ठीक है, बट आपको एक चीज जरूरी ये याद रखनी है कि volatility is a part of the game. It is not something which is different. कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, बट वहां पे आपका जो ह्यूमंगस अपसाइड होता है वो शायद से आना मुश्किल हो जाता है, इवन दो वहां पे कंसिस्टेंट अपसाइड आपका आ सकता है। एंड फिफ्थ की लर्निंग इज यहाँ पे कि हर एक इन्वेस्टमेंट थीसिस में या हर एक बिजनेस में कुछ ही वेरिएबल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे हमें चार्ली मंगर यहाँ पे बता भी रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक इंडस्ट्री वाइड वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ, टेलविंड्स का। तो यहाँ पे मैं आपको जो विनीति ऑर्गेनिक्स है, यहाँ पे मैं आपको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा हूँ। तो अगर इस बिजनेस का हम पैट देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ से 400 करोड़ 430 करोड़ के आसपास गया है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे घट भी गया। एंड साथ साथ अगर हम इस बिजनेस के इबिटा मार्जिन्स देखते हैं तो एक टाइम पे 38-40% के आसपास थे, पर रीसेंट क्वार्टर में 24-26% के आसपास आए हैं एंड मैनेजमेंट गाइड करिए 32-33% पास आ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस का इबिटा मार्जिन 28-30% के बीच में ही रहेगा, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं दे आर लोअर मार्जिन इन नेचर। बट इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि इस बिजनेस की जो पी रेशियो है वो 25-26 टाइम्स से क्लोज टू 73 टाइम्स जा चुकी है। अब इसका क्या एक रीजन है? Perhaps one of the reasons is that इस बिजनेस की पी रेशियो क्यों बढ़ी है, क्योंकि इंडस्ट्री टेलविंड्स में। तो जब परसेप्शन इंडस्ट्री का काफी फेवरेबल होता है तो वहां पे उस टाइम पे जो लैगार्ड्स भी होते हैं जिनमें पैट ग्रोथ नहीं आई होती, तो वहां पे भी उन बिजनेसेस को वैल्यूएशंस काफी अच्छी मिल जाती है। तो ये तो एक इन टर्म्स ऑफ पैट ग्रोथ में लैगार्ड है। अगर यहाँ पे हम अच्छे बिजनेसेस देखेंगे तो उनकी पैट ग्रोथ के साथ साथ री रेटिंग भी हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिजनेस बाय द नेम ऑफ नवीन फ्लोरिन, जिसमें टेलविंड्स भी थी। देन अगर हम लॉरस की बात करते हैं तो लॉरस एक टाइम पे 16-17 की पी पे होता था, 36 की पी पे है। एंड साथ साथ अगर हम इस बिजनेस में देखते हैं तो इनका पैट हैज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 94 करोड़ टू 1053 करोड़, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में 10x की जंप है। तो एक सीक्रेट क्या है हाई रिटर्न्स का? अगर आप अपने पोर्टफोलियो को भी देखेंगे तो 2 टाइप्स के बिजनेसेस होंगे आपके पोर्टफोलियो में। आपका नहीं पता, पर जो मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो उसमें तो ऐसा ही है। एक बिजनेस ऐसे होंगे जहां पे अभी आरओसी अच्छी नहीं है, माने वहां पे आज रिटर्न रेशियोज अभी अच्छी नहीं है, कल को शायद से हो सकती है। इस वजह से वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी फास्ट आ सकती है एंड आज पी मल्टीपल काफी सस्ता है, तो पी री रेटिंग के काफी चांसेस बन रखे हैं। तो हमारे कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ऐसी कंपनीज में रहता है क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स यहां से आती है। सेकंड कहां पे रहता है? जहां पे आज आरओसी अच्छी है, जहां पे आज पी भी हाई है, बट अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे अभी भी बहुत फास्ट हो सकती है, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा लॉन्जेविटी हो सकती है। सेकंड की क्राइटेरियाज ऐसे बिजनेसेस का है। तो मिक्सचर ऑफ बोथ द क्वालिटीज एक्चुअली में हैज वर्क वेरी वेल फॉर अस। सेकंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या वेरिएबल है? हेडविंड्स का। अगर हम मनापुरम फाइनेंस जैसी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो पैट ग्रोथ के बावजूद भी यहाँ पे मल्टीपल नहीं दे रही मार्केट, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है वो सिक्लिकल बिजनेस है, जो भी सिक्लिकली एक डाउन टर्न के थ्रू जा रहे हैं, इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ हेडविंड्स। मल्टीपल्स नो डाउट और बहुत ज्यादा चीप है इस टाइम पे, बट यहाँ पे जब हेडविंड्स हो तब उस टाइम पे मार्केट वैल्यूएशन छीन लेता है आपसे। हेडविंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल्स हैं जो मेरी आई थिंक बिगेस्ट लर्निंग रही है अभी तक इन्वेस्टिंग की जर्नी में। पहला नाम है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का बहुत ईजी मेंटल मॉडल है। सेकेंड इज मायोपिक लॉस एवर्जन। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आज तक हमने देखा है कि जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स ने मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट करा था, तो दैट वाज एक्चुअली अ फार्स इन टर्म्स जब हम स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं कि अगर एक बच्चा अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकता है, दूसरा मार्शमैलो बाद में खाएगा, तो एक्चुअली में अगर वो फर्स्ट मार्शमैलो नहीं खाता तो उसको जो सेकंड मार्शमैलो है 5-10 मिनट बाद मिल जाएगा, तो उसे 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा विल ऑलवेज प्रेफर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बट दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ। मार्केट्स प्रेफर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। व्हेनेवर टेलविंड्स आर देयर इन अ बिजनेस, पी री रेटिंग के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं,
क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं। एंड जब कैश फ्लोज की सर्टेनिटी दिखती है मार्केट्स को, तो हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग मेंटल मॉडल काम में आता है। बहुत अंडर अप्रिशिएटेड मेंटल मॉडल है एंड बहुत यूजफुल मेंटल मॉडल है कि अगर आप ये चीज एक्सपीरियंस कर पाए कि कब किस बिजनेस के अंदर टेलविंड्स आ रही हैं, तो एक्चुअली में जो 20% केगर का रिटर्न है काफी बारी ऐसे नहीं मिलता कि 5 ईयर्स में लीनियर होएगा, काफी बारी नॉन लीनियर भी होता है। 2-3 ईयर्स शायद से कुछ ना हो, फिर 4th ईयर के अंदर ही आपको सारा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट्स आर नॉन लीनियर। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है। सेकंड यहाँ पे क्या था, मायोपिक लॉस एवर्जन। ये हेडविंड्स वाले बिजनेसेस में, जब कोई बिजनेस हेडविंड्स में होता है एंड वहां पे कोई भी अगर खराब क्वार्टर की परफॉर्मेंस आए या फिर कुछ भी खराब हो, तो उस बिजनेस को मल्टीपल्स नहीं मिलते। एंड कोई भी बिजनेस अगर नियर टर्म पेन के अंदर चले जाता है, जहां पे अगर मैनेजमेंट पहले ही बोल देती है कि यहाँ पे मार्जिन नहीं इंप्रूव होने वाले अगले 18 महीने के लिए, जैसे सीक्वेंट साइंटिफिक के केस में हो रहा है रिसेंटली, तो वहां पे भी अगेन एक इन्वेस्टर्स को एक मायोपिक लॉस एवर्जन रहता है कि लॉस शायद से नियर टर्म में 14 से 18 महीने तो हम इस बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो दिस कैन एक्चुअली बी अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू। तो दोनों मेंटल मॉडल आई थिंक आपको लिख लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, क्योंकि डीसीएफ के साथ अगर आप ये दो मेंटल मॉडल्स माइंडसेट लगाएंगे तो आई थिंक आपकी जो लर्निंग है काफी एम्पलीफाई होगी। सो दीज वर माई 5 की लर्निंग्स फ्रॉम माई इन्वेस्टिंग जर्नी। कभी ना कभी हम आपके लिए वैल्यूएशंस की भी वीडियो बनाएंगे, बट इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आपके लिए क्या है कि सितंबर से वी आर कमिंग आउट विद फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर एवरीवन क्लासेस। माने इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सितंबर के अंदर जो भी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है या जो भी बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, इन सब पे मेरे को कोर्स बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि आई थिंक ये एक हर एक इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि उनको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सितंबर में ऑलमोस्ट ऑन एवरी फ्राइडे एट 11 AM बी रेडी, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम इज योर फंडामेंटल राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपने फर्स्ट डे से ही चैनल पे देखा होगा कि हम चैनल पे कोई पेड कंटेंट नहीं चलाते या चैनल पे हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते, बिकॉज ट्रूली हमारा पैशन एक्चुअली टीचिंग है। तो वो ही कंटेंट हम ट्राई करेंगे प्रमोट करने की जो हम एट द एंड एज अ कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहेंगे। एंड सेकेंडली ऑल दिस एफर्ट इज़ अ टीम एफर्ट। तो हमारी आज जो टीम है ऑलमोस्ट 6 मेंबर टीम है। तो एक तो जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द टीम है उसका नाम सिद्धार्थ नौटियाल है। जितने भी इन्फोग्राफिक्स हैं सारे वो बनाते हैं एंड साथ साथ उनका रिसर्च का पैशन भी बहुत है। सेकेंड मेंबर ऑफ द टीम है सार्थक गर्ग, जो अगेन जितना भी हमारा IT सिस्टम है, वेबसाइट है एंड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है वो सारी हैंडल करते हैं। थर्ड मेंबर ऑफ द टीम इज़ फरहाना, एंड जितना भी हमारा सबटाइटल्स है एंड जो ईमेल्स को रिप्लाई करते हैं फरहाना करती है, एंड साथ साथ मैं भी ईमेल्स को रिप्लाई करता हूँ। फोर्थ member of the team is a very recent addition by the name of Simrat, and Simrat is also a research analyst with us and he is also working on blogs and साथ साथ धीरे धीरे वो भी अपनी रिसर्च स्किल्स होन कर रहे हैं। फिफ्थ मेंबर ऑफ द टीम इज आशीष, जो जितनी भी हमारी वीडियोस की एडिटिंग है आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो रही है, तो ये आशीष के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं जिसमें वो कर रहे हैं। तो अब लाइक अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर इट। एंड फाइनल मेंबर ऑफ द टीम लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो जितनी भी वीडियोस है मैं ये बनाता हूँ एंड साथ साथ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट एक दिन में 4-4.5 घंटे की जो रीडिंग है वो ट्राई करता हूँ कि हो जाए। एंड 2 additional members, one is नील एंड सेकेंड वन इज अर्जुन। दोनों 19 and 20 ईयर्स के हैं, ये अभी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द टीम नहीं है, पर दोनों बहुत ही अच्छा लिखते हैं एंड दोनों इस एज पे इतना अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचर में आई होप ये और भी अच्छा करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। So many days is yet to come. Too many times has come to pass.